यस मैम, क्लियर है। हाँ चलो गुड। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स की बात कर चुके हैं हम लोग कि नेचुरल होता है और मैनमेड होता है। नेचुरल में हम लोग बात कर रहे हैं, अगेन मेजर माइनर नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं और मेजर माइनर मैनमेड डिजास्टर्स भी होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स आपके अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, साइक्लोन्स और ये सब हैं आपके, है ना। और आपका मैनमेड डिजास्टर जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई आपका ट्रेन क्रैशेस है, केमिकल स्पिल हो गया है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, इस तरह के जो डिजास्टर्स होंगे वो मैनमेड डिजास्टर हो जाएंगे। ठीक है। ओके मैम। अब कह रहे हैं कि हर कोई हर डिजास्टर को सेम वे में नहीं रिस्पॉन्स कर सकता और काफी सारे वेरियस एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस भी होते हैं किसी भी डिजास्टर को फेस करने के। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं प्री ट्रॉमेटिक फैक्टर्स की। प्री ट्रॉमेटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो ऑनगोइंग होते हैं, जैसे लाइफ स्ट्रेस है, फैक्टर्स जैसे कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है आपका, ये सारे जो जितने भी ट्रॉमेटिक स्ट्रॉन्ग हो, आप कैसे उसको हैंडल करोगे उसके। ओके, सॉरी अनिल, थोड़ा आई थिंक मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू रह रहा है ना। बीच बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होगा बीच बीच में कभी कभी, तो जल्दी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम, दिख रही है। ठीक है, ओके। ओके। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक फैक्टर्स वो अगेन वो इस आपका सोशल सपोर्ट, आपका क्या क्या रिसोर्सेज का लॉस हुआ है आपका, आपके घर पे और आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, उसके बाद उनको किस लेवल का स्ट्रेस आया है, ये सारे जितने भी नॉर्म्स हैं ये सब आपकी ट्रॉमा को मैनेज करने में आपके ये फैक्टर्स मैटर करते हैं। बिकॉज अगर कोई ट्रॉमा होता है, कोई डिजास्टर होता है, तो आप आपकी फैमिली के साथ मिलके या अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके आप उसको कैसे मैनेज करते हो, वो आपके पहले के इस तरह के फैक्टर्स के बेसिस पे भी होता है। ठीक है। अब बात करें साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, आप साइकोलॉजिकली कैसे रिस्पॉन्स करते हो डिजास्टर को और ये होता क्या है। तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का मतलब है एक सीरियस एंड प्रॉब्लमेटिक इमोशनल रिएक्शन जो आप डिफिकल्टीज को फेस करते हुए देते हैं। सो इट इज अ सीरियस एंड प्रॉब्लमेटिक इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल और इंटरपर्सनल रिएक्शन टू डिफिकल्टीज। ठीक है। कोई भी अगर डिफिकल्टी आती है, कोई भी ट्रॉमा आता है, कोई भी स्ट्रेस आता है, वो आप उसको कैसे फेस करते हो, वो आपका उस उस टाइम पर किस तरह का आपको इमोशनल चेंजेस आते हैं, आपके कोई फिजिकल चेंजेस, इंटरपर्सनल रिएक्शंस कैसे होते हैं डिफिकल्टीज को मैनेज में, वो रहता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है। ऑब्वियसली डिस्ट्रेस जो है आपकी जो नॉर्मल इंटेंसिटी है, आपकी जो लाइफ है, आपका पर्सनल नॉर्मल पैटर्न है, उसको इम्पैक्ट डालेगा, है ना। और उसकी वजह से आपके बिहेवियर में, आपके काम में, आपके वर्क में, आपके इमोशनल बैलेंस में इसका इम्पैक्ट आएगा। आप देखते हैं, बोल रहे हैं कि अबाउट 25% ऑफ पीपल रिमेन इफेक्टिव विद इमोशनल continence and appropriate behavior. Some of 50 to 75% are normal but bewildered, numb, withdrawn, and anxious, and further almost 15% are unaffected by the outset.
with inappropriate contagious behavior. इसका मतलब इन्होंने जस्ट एक फिगर आउट बताया कि 25% लोग जो हैं वो इफेक्टिव होते हैं, मतलब उस ट्रॉमा को बहुत बैलेंस के साथ मैनेज कर लेते हैं। 50 से 75% के बीच में आपको नॉर्मल भी मिलेंगे, आपको एंशियस भी मिलेंगे, आपको विड्रॉन तो जब इस तरह के इशू देखे गए तो देखा गया कि देयर इज अ नीड टू टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ इन द अफेक्टेड पॉपुलेशन। जो भी हमारी पॉपुलेशन इम्पैक्ट हो रही है उसके मेंटल इश्यूज को हैंडल करने के लिए बहुत एम्फेसाइज किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट को। अब कह रहे हैं कि हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑब्वियसली इमोशन से रिलेटेड होता है, तो एंगर, गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस, हेल्पलेसनेस, लॉस ऑफ प्लेजर, ये सारी चीजें आपको फेस करने, मतलब लोगों के अंदर आएंगे जो आप देखोगे आफ्टर डिजास्टर। ठीक है, ओके अनिल? अनिल फाइन विद इट? अनुराधा? हेलो अनुराधा, यू लेट टुडे? Hello. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Why you are late today? Ma'am, I told I'll be free from 7:30. Acha, you were under impression it is from 7:30. Yes, ma'am. अच्छा, sorry on that. Okay, Okay, no problem, ma'am. हाँ, ठीक है। हमने अभी थोड़ा सा कवर किया है ना, एंड मैंने थोड़ा सा पहले वाला भी इनको एक्सप्लेन कर दिया था। अनिल was there and Julie was also there. Was Julie a regular one in your previous classes also, Anuradha? No, ma'am. Sometimes they come. Okay. And what about Anil? He used to come regularly. अभी पता नहीं क्या हो गया इसको, ये नहीं आता। अच्छा, अभी तो आया, बट देन ही हैज डिस्कनेक्टेड आई बिलीव, क्योंकि आज ना मेरी साइड से भी नेट का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना? ओके मैम। तो थोड़ा सा इशू है। एनीवेज आई एम कंटिन्यूइंग, फिर अनिल बीच में ज्वाइन करेगा तो अनिल को उसमें। यस मैम, यस। चलो, कितनी देर हुई तुम्हें ज्वाइन किए हुए? जस्ट अभी किया है? नो मैम, 10 मिनट्स हो गए। 10 मिनट्स हो गए, अच्छा, ओके। देन वी हैव कोग्निटिव इम्पैक्ट्स, जिसमें आपको डिसीजन एबिलिटी में इशू आएगा, आपका मेमोरी इम्पेयरमेंट है, आप कंफ्यूज रहेंगे, नाइटमेयर्स रहेंगे, इस तरह के इश्यूज आएंगे। फिजिकल इम्पैक्ट आपका क्या होगा? आपको इंसोम्निया हो सकता है, फटीग हो सकता है, आप पेन रह सकता है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये सारे जो है इम्पैक्ट आपको फिजिकल इम्पैक्ट दिखेगा, फिजिकल इफेक्ट्स। देन वी हैव इंटरपर्सनल इम्पैक्ट, जिसका हम बात करते हैं कि सोशल विड्रॉल रहेगा, आपका रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, आपकी वर्क परफॉर्मेंस आप अच्छी नहीं रहेगी, आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे काम करने के लिए लेटर ऑन, है ना? तो ये सारी वल्नरेबल सिचुएशंस आती हैं व्हेन यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ओके। अब बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल रिलीफ एफर्ट्स फॉलोइंग अ डिजास्टर। कह रहे हैं कि काफी बार मतलब गवर्नमेंट और सोसाइटी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कोशिश करते हैं कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनका फर्स्ट स्टेप रहता है कि हेल्थ सर्विसेज को रिस्टोर कर सके, और मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे काफी ध्यान दिया गया है उसमें।
क्योंकि पहले इतना नहीं था, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता था और फिजिकल रिहैबिलिटेशन पे इतना एफर्ट नहीं थे, बट लेटर ऑन व्हेन दे स्टार्टेड एनालाइजिंग कि ये चीज बहुत क्रूशियल है, बहुत सेंसिटिव है, तो WHO ने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना जिसने शुरू किया, ताकि आपके शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म नीड्स जो है कम्युनिटी की, मतलब जब वो रिकवर करेंगे उस स्टेज से, तब उनको क्या क्या इश्यूज आएंगे वो सारी चीजों पे भी पहले से ध्यान रखा जाए। अब हर कंट्री की अलग अलग वेज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग इंटरवेंशंस हैं आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या डिजास्टर फेज को मेंटेन करने के लिए, है ना। अच्छा, अब कुछ एक दो इंटरवेंशंस हमें बता रखे फेजेस में। जैसे सबसे पहले बोल रहे हैं हम लोग रेस्क्यू फेज। रेस्क्यू फेज क्या होता है? अनिल ने ज्वाइन किया? रेस्क्यू फेज क्या होता है? रेस्क्यू फेज होता है दिस इज द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट एंड लास्ट अबाउट 2 weeks. On an emotional scale, this is also referred to as heroic phase. People, victims and others alike join hands to do whatever they can to prevent loss of life and property in a spontaneous display of altruism. क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा फेज होता है जो इमीडिएटली, क्योंकि जैसे कहीं लोग फंस गए हैं, उनको उससे निकालना, बिल्डिंग में से निकालना, या कहीं पानी में फंस गए हैं, या कोई स्टॉर्म ऐसा है जहां पर वो लोग किसी पेड़ों वेड़ों के अंदर दब गए हैं, तो इन दैट केस व्हेन यू रेस्क्यू पीपल, तो उस टाइम पर जो उनका इमोशनल लेवल चल रहा होता है, मेंटल लेवल चल रहा होता है, that lasts for around at least almost week or 2 week, max to max 2 week तो चलता ही चलता है। सो इस, क्योंकि अभी हम क्या होता है ना कि जब हमारे साथ कोई ट्रॉमा होता है हम उस फेज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि अरे ये हुआ है, और जब हम उससे निकल जाते हैं तब भी हमारा माइंड कहीं ना कहीं उसी फेज में फंसा होता है। सो दैट इज इट टेक्स somewhere around 10 to 14 days to at least come out of it, at least accept that now you are safe or now you are been rescued। ठीक है, ऑब्वियसली ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है और इसमें काफी सोसाइटी और दूसरी इवन कंट्रीज भी एक दूसरे के साथ मिलकर रिलीफ वर्क करती हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और पर्सनल इंजरी और ये सब चीजें उनके पास कम हो। और कई बार इसको लोगों को रेस्क्यू करते करते भी टीम भी इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, मगर ये एक ऐसा स्टेज भी है जहां पर जो रिलीफ एफर्ट्स तो है ही है, जिसपे हम ध्यान रखेंगे ही रखेंगे सेफ लाइफ सेव करने में, बट अदर एक्टिविटीज भी हो सकती है जिसपे ध्यान रखना है हमारा, जैसे लूटिंग है, प्लंडरिंग है, या एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज भी उसी फेज में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर द रेस्क्यू टीम will make a disaster management plan or the disaster management activity, they will focus on rescuing the resources, and also they will take care of the situation by stopping or by not allowing these kind of activities, which is kind of looting, plundering, exploitation, ये सब ना हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा जब भी वल्नरेबल सिचुएशन होती है जहाँ पे लॉस ऑफ पीपल बहुत ज्यादा होता है, अगर वहां पे किसी के एसेट्स वगैरह पड़े हैं तो कई बार दूसरे लोग जो है उसको उठा लेंगे, या फिर वहां पे चोरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेंटली तो काफी लोग ट्रॉमा में ऑलरेडी होते ही हैं, और जो वहां पे थोड़े से स्ट्रांग लोग होते हैं वो उस चीज का अनड्यू एडवांटेज ले लेते हैं। तो जो भी आपकी रेस्क्यू फेज होगी, जो भी आपकी रेस्क्यू टीम होगी, जो भी आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होगी, उनको इस चीज का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हो रहा है वो इशू डिजास्टर के, जो विक्टिम्स हैं, वो तो ऑलरेडी इमोशनली बहुत स्टक हैं उस सिचुएशन में, है ना। हमने बात करी ना, इमोशनली लोग 10 से 12 दिन 14 दिन लग जाते हैं लोगों को उससे निकलने, समझने में कि ये हुआ है अभी, है ना। Yes, ma'am. Then we have a relief phase. So this is a period lasting approximately 2 to 6 months after the disaster, and this is the period when a huge outpouring of relief supplies and support from the community, voluntary agencies, government results in high level of optimism about problems being dealt with and the situation is improving. So this is a wave of compassion, goodwill and care. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अनुराधा? मैम ये वॉलंटरी कम्युनिटी और सारे गवर्नमेंट एजेंसीज इनको सपोर्ट करने में लगता है ये 2 to 6 month
फूड वगैरह शेल्टर उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करना, और अगर जो जो लॉसेस हुए हैं उनको कंपेंसेट करना, स्टार्ट करना, इम्प्रूव करना। वेरी गुड। और कुछ पॉलिसीज वगैरह भी निकालना, कुछ फंड्स निकालना, कुछ रिलीफ पैकेजेस निकालना, ताकि जो लोग उसके विक्टिम हैं वो थोड़ा सा उससे से निकल सके। नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन। ये भी बताओ फटाफट अनुराधा, पढ़ के बताओ। This period continues up to 1 to 2 years or more after the disaster. Disillusionment about the efficacy of the relief efforts set in at some point in time during this phase. Bureaucratic delays and legal barriers in providing relief and promises that are not kept or those that fall short of expectation can lead to frustration. Victims realize that they have to give up the wait for help and solve their own problem. तो बेसिकली क्या है, रिहैबिलिटेशन फेज वो होती है जो थोड़ा सा थर्ड स्टेज जिसको बोलते हैं, थोड़ा लंबा होता है ये, ठीक है। साल 2 साल तक जो है वो डिजास्टर के बाद आपका जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन फेज। ऑल्दो इसके अंदर रिलीफ पैकेजेस और ये सब चीजें दी जाती हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जब जब आपके लीगल बैरियर्स आ जाते हैं, जब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ना, जो इन चीजों को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के बात करते हैं, एंड हाँ मैम, giving the real support to the people, rather they showcase about the political parties, they showcase about what they are doing, even if they are not doing, they'll just showcase that yes ma'am, we have given so and so policies to help these people। जैसे अब हमारा कोविड की बात करें तो है ना, कोविड में भी कितने सारे ऐसे प्लान निकल के आए हैं, बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड yes तरह से एग्जीक्यूटेड नहीं है। ऑल्दो कई बार गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट किए होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो उनके लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, वो उस चीज को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करता। देन ऑफ कोर्स करप्शन की वजह से या कोई और बैरियर्स की वजह से भी वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। लास्ट रहता है मेरा रीबिल्डिंग फेज। ये रीबिल्डिंग तो ऑब्वियसली जब आप पता है लोगों को कि बस अब हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना है, लाइफ तो चलती रहेगी, है ना, तो इसमें काफी साल लग जाते हैं, इवन पूरी लाइफ भी लग जाती है उससे, उन इश्यूज से उभरने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए। इसमें ऑब्वियसली लोग और कम्युनिटीज, इवन समटाइम कह सकते हैं गवर्नमेंट भी, ये सब मिलके अपना नॉर्मलसी पे आना शुरू करते हैं। जैसे कि अब हमारा कोविड में बोलते हैं ना, इट्स न्यू नॉर्मल, ऐसा है तो न्यू नॉर्मल, yes मैम, चीजें आए। तो हम लोग भी उसी स्टेज रीबिल्डिंग फेज में जा ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि लाइफ तो चलनी है, लाइफ को तो चलाना ही पड़ेगा, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये हमारा रीबिल्डिंग फेज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। तो व्हाट इज योर से अनुराधा अभी तक गवर्नमेंट के रोल्स के ऊपर? और हाय जूली, कैन यू स्पीक अप नाउ? जूली सैनी, देखो मेरी क्लास में ना मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए होती है, अदरवाइज वो मजा नहीं आता क्लास में, because it has to be a learning phase. Okay, yeah, Julie, can you speak up? I'm not able to hear. Anyways, chalo koi baat nahi. So rather you were saying something on role of government. What do you think? अभी क्या रोल हो सकता है, या फिर अभी रियल सिनेरियो की बात करते हैं, कैसा चल रहा है? मैम वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करना और लोगों को हेल्प करना, जो जिनकी फैमिली में डेथ हो गई उनको कुछ मनी प्रोवाइड, फंड्स प्रोवाइड करना, ऐसे ही कर रहे हैं गवर्नमेंट रोल। यस, करेक्ट। ओके, अच्छा, अब हम वेरी गुड। सो ये अभी ये हमने कोविड को लेकर बात करी है, ठीक है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ये छोटी सी मैंने कुछ ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये हमारे डिजास्टर मैनेज करने के लिए कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे प्री डिजास्टर मेजर, जिसमें हम लोग ध्यान रखें कि भाई हेलो, एम आई ऑडिबल इनफ अनुराधा? यस मैम। ठीक है।
देखो प्री डिजास्टर मेजर्स जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई जितने भी डिजास्टर्स हो सकते हैं उसके ऊपर चेक रखना, अर्ली वार्निंग की साइंस डेवलप करके रखना, लाइसेंस करके रखना, आपकी मैनेजमेंट एजेंसीज के साथ उनके साथ प्लान आउट करना, लोगों को एजुकेट करके रखना, और जो भी हमारे रिसोर्सेज रहेंगे उसको पहले से प्रिक्योर करके रखना, और ड्रिल्स को रिहर्स करते रहना, ताकि अगर इस तरह के इशू आ जाए, डिजास्टर आ जाए, तो हम उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डिजास्टर। अब जब डिजास्टर हो जाता है, जब होता है, तब क्या क्या ध्यान रखना है? आपके जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसको फटाफट से लॉन्च करवाना, रिलीफ मटेरियल फटाफट से प्रिक्योर करके तैयार करके रखना, लोगों को सेफ प्लेसेस पे पहुंचाना, टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करना। देन वाटर प्रोवाइड करना, क्लीन वाटर, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज देना, लोगों को शिफ्ट करना जो इंजर्ड हैं, और रिसोर्सेज को पुल अप करना। ठीक है, अच्छा, अब जो भी रिसोर्सेज है आपके डीएम में, जैसे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सबको हमें एक जगह पे लाना, ताकि वो रेस्क्यू प्रोग्राम में फटाफट काम कर सकें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पोस्ट डिजास्टर। पोस्ट डिजास्टर ऑब्वियसली कितना डैमेज हुआ है उसको एनालाइज करना, फिर उन चीज जितना जहाँ पे डैमेज है उन एरियाज को क्लीन अप करवाना, रीबिल्ड करवाना फैसिलिटीज को, प्रेफरेंसेस जो है उन बेसिक एक्टिविटीज या बेसिक फैसिलिटीज को रीस्टार्ट करवाना। और उसके बाद हम देखते हैं कि भैया डिजास्टर क्यों हुआ, और अगर फ्यूचर में ऐसा डिजास्टर हो तो उसके लिए प्लान करना, दैट in case if this type of activity will, or this type of disaster will happen again, how you are going to manage it, that is your post disaster activity for the government agencies। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी एक्चुअल जो रियल अथॉरिटी है, विच इज एनडीएमए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हेड करते हैं, और बेसिकली ये पूरी बॉडी है जो which works on the creation of an enabling environment for institutional mechanism at the state and district level। और इसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यूज करते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए, ये हमारा एक ऑर्गेनाइज बॉडी है जो इंस्टीट्यूशंस को और एनवायरमेंट को, इन सबको साथ ही साथ एक ही जैसा क्रिएट करती है, ताकि आने वाले जो डिजास्टर्स हैं उसको हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। और एक एक्ट भी है आपका डिजास्टर का, विच इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, लोग पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं डिजास्टर को मैनेज करने के लिए टाइमली एंड एफिशिएंटली, ताकि जो भी डिजास्टर्स होते हैं उसको हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकें और उसका लॉस कम से कम कर सकें। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बात करें तो सबसे पहले हम लोग पॉलिसीज बनाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की, नेशनल प्लान हम लोग बनाए, जो भी नेशनल प्लान बनाए तो आपको एनडीएमए से अप्रूव करवाना पड़ता है। फिर जो भी प्लान्स हैं जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट ने, अलग अलग मिनिस्ट्री ने बनाए हैं, नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग उसको भी अप्रूव करना आपका, इसका एनडीएमए के काम है। ठीक है, उसके बाद जितने भी स्टेट अथॉरिटीज रहेंगी उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना स्टेट को कैसे मैनेज करेंगे, स्टेट को कैसे प्लान करेंगे डिजास्टर के टाइम पे, उसको गाइड करना। देन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट की, उनको उनके पर्पस देना, उनको प्रोवाइड क्या बोलते हैं आपके प्रिवेंशन मेजर्स प्रोवाइड करना डिजास्टर के टाइम पर, ताकि उनका जो भी लॉस है वो कम से कम हो सके। तो जितने भी डेवलपमेंट प्लान है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के, उसको भी गाइडलाइंस के बना के उसको फॉलो करवाना। देन जितना भी आपके पास पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, उन सब में आपस में एनफोर्स करा के और इम्प्लीमेंट कराना उन पॉलिसीज को। मतलब जो भी आपके पॉलिसीज गाइडलाइंस आपने फ्रेम करी है वो आपके, चाहे वो स्टेट लेवल पे है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है, चाहे वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लेवल पे है, उनको एनफोर्सफुली मतलब एनफोर्सफुली उसको एक्ट में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनडीएमए। उसके बाद जो भी मिटिगेशन प्लान्स हैं, मतलब रिस्क को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जो प्लान्स हैं, उसके लिए जितना पैसा चाहिए होगा उसके प्रोविजंस को रिकमेंड करना, बताना, एंड देन उसकी फंडिंग भी, फंड में हेल्प करवाना, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उनको फंड जाते हैं वो भी एक्सप्लोर करवाना। उसके बाद जितने भी डिजास्टर्स हुए हैं तो उसमें
दूसरी कंट्रीज को भी सपोर्ट करना। अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरी कंट्री में डिजास्टर हो गया है तो वहां पर भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि वो आइडेंटिफाई होता है कि ये इन्फॉर्मेशन आती है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में ये हुआ या पाकिस्तान में ये हुआ या कोई भी कंट्री में ये हुआ, तो उसके लिए हमारे पास जो भी गाइडलाइंस बनी रहेंगी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, उस गाइडलाइंस को बनाना और साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड करना उन कंट्रीज को जिनका लॉस हुआ है। दैट इज ऑल्सो द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट और एनडीएमए। ठीक है। उसी के साथ साथ जो भी प्रिवेंटरी मेजर्स हैं डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए, मतलब डिजास्टर्स को रोकने के लिए या कम करने के लिए, इसका लॉस मिटिगेट करने के लिए क्या क्या प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं, क्या क्या प्लान कर सकते हैं, वो सारे मेजर्स भी आपका एनडीएमए लेता है। और साथ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है NIDM, उसको भी क्या नाम है, उसकी क्या क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी, वो भी मैनेज करना एनडीएमए का काम है। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ एनडीएमए क्या करेगा, अपने जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कम्युनिटी है, उन सबको ट्रेन करेगा, उन लोगों के साथ बहुत क्लोज कैपेसिटी में काम करेगा, प्रैक्टिसेस फाइंड आउट करेगा और ट्रेनिंग्स को बना के, मतलब उसको क्रिएट करके उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, काफी सारे ड्रिल्स करवाने, फिर इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारा काम एनडीएमए के अंदर आ जाता है। NDMA under the Ministry of Home Affairs can also be assigned the responsibility for protection of cyber critical infrastructure. ये एक बार ऐसे पढ़ लेना, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। Then एक आपको मैंने बताया था कि जो आपका ये है NDMA, ये प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो पता ही है, बता दें। Yes, ma'am. और एनडीएमए का एक विजन रहता है। विजन क्या है इसका, कि जो भी डिजास्टर है उसको हम कैसे सेफली मैनेज करें, उसको रोक सकें, उसके लिए होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजी बनाना, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उन सबके साथ मिलके एक प्लान बनाना जो कि डिजास्टर को रोक सकता है या डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम कर सकता है। सो ये मोटा मोटा जो काम है ये आपका गवर्नमेंट का होता है, जिसमें आपकी एनडीएमए जो है मेन अथॉरिटी है, और साथ ही साथ एक आपका नेशनल मैनेजमेंट जो आपका एक्ट रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का 2005, वो एक लेड पॉलिसी या लेड रूल है आपका डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा, ये हमने कर लिया, ये मैंने फेजेस बता दिए, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। ठीक है। ये हमने कर लिया था ना गाइडलाइंस वगैरह हमारा, हाँ मैम। कर लिया था। और है कोई यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि ना एक दो जैसे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें आप थोड़ा जो हमने कवर करा है ना इसमें से देखो, जैसे क्वेश्चन है या इस सारे पेपर में देखते हैं हम लोग, अभी हम और भी पढ़ेंगे आगे, मैं कराऊंगी इसको। अभी केस स्टडी को देखते हैं, आपको ये वाला नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक बार ना अनुराधा इसको ढूंढना 1953 मेरे ख्याल से। अब जो मैम ये ढूंढा मैंने एक्चुअली इंटरनेट पर सारा 2005 ही आ रहा है, मैं अभी वही पूछने वाली थी। हाँ, 1953 अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैं एक बार और पुरानी बुक्स में से कहीं से देखती हूँ। ठीक है, क्योंकि 1953 हमारा जो है, हमारा नहीं है, हमारा है तो 2005। हाँ मैम, अभी मैं वही पूछने वाली थी कि 2005 में 5 का ही आंसर लिख दे क्या इसमें अगर आता है तो, क्योंकि अगले पेपर में ना इन्होंने सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूछा है, 1953 मैनेज नहीं किया, मतलब ओके। ठीक है, मैं एक बार फिर भी इसको चेक कर लूंगी, अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है। अच्छा, उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद ये अलर्टिंग सिस्टम हम देखेंगे। हाइब्रिड डिजास्टर मैं से बता चुकी हूँ लास्ट वाली क्लास में। हाँ मैम। हाँ, एंथ्रोपोजेनिक, मैम ये डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर ये भी है इसमें। चलो, ये भी नेक्स्ट क्लास में सब आएंगे तो मैं ये भी कर दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रोल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स क्या होते हैं आपके, वही नेचुरल और नॉन नेचुरल, मतलब ह्यूमन वाले है ना, वो जो इसमें एक्सप्लेन कर देना।
प्लानिंग मैंने बता दी आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डिफिकल्टीज और चैलेंजेस वही आपके ये जो फेजेस हैं, पर इसके अंदर मैं एक बार ना वो ये इसको भी मैं एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा। और एक मॉक एक्सरसाइज जो जैसे आपने कभी करी मॉक ड्रिल वगैरह, मॉक ड्रिल करी है कभी? नहीं नहीं मैम। एक बार कराना पड़ेगा, ठीक है। मैम ये ट्राइज भी बहुत बार आया हुआ है। ट्राइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी तो कराएंगे, अभी तो सिलेबस हमारे हुई कहाँ कहाँ क्लास हुई है अभी हमारी इतनी, ठीक है ना, तो बहुत काम है अभी। ओके मैम। अच्छा उसके बाद हमने ये देखो यहाँ पे दिया हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट हाँ हाँ है ना, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। अच्छा ये 3.5 मार्क्स है ना, 3.5 मार्क्स के हिसाब से हाँ जी। इसमें ना ये डिजास्टर यस मैम। मैनेजमेंट थोड़ा यस सा मैम। एनडीए में ये सब लिख लेना। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिजास्टर मैनेजमेंट हमने कर लिया, फिर मैन मेड डिजास्टर हमने पढ़ लिया, पेंडेमिक इमरजेंसी पे नोट्स बना दूंगी मैं इसके अंदर। फिर डिजास्टर प्रिवेंशन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या फर्क ये है? डिफरेंसेस मैम। ये भी डिफरेंस है। और मॉक ड्रिल तो हर जगह ही आएगी है। ठीक है नेक्स्ट अभी हाँ करेंगे ना नेक्स्ट क्लास, थर्ड अभी हमारी कितनी ये थर्ड क्लास हुई है ना, थर्ड क्लास हुई है हाँ मैम। ये और रहती है। अच्छा मैं एक चीज और चाह रही थी अनुराधा, कि मेरा ये प्लान था कि क्या हम 2-2 घंटे के आवर्स ले सकते हैं 1 घंटे की जगह पे? हाँ मैम बिल्कुल ले सकते हैं। वैसे भी स्टूडेंट्स आते ही नहीं है। मैं हूँ, वसीम आ जाता है बीच बीच में, बाकी तो किसी को पड़ी नहीं है। सब जॉब करते हैं तो उनको क्लासेस अटेंड ही नहीं करना। जो भी है मैं इसलिए कह रही थी कि एक बार तो मैंने सीमा से बात करी थी, क्योंकि 1 घंटे के सेशन में ना पूरा वो बन नहीं पाता अच्छे से, और फिर काफी डिस्कशन रह हाँ जाता मैम आप 2 आवर्स ले सकते हैं। इससे पहले भी जो मैम क्लास लेती थी है। वो भी 2 आवर्स करके उन्होंने 3-4 क्लास। हाँ तो एक बार ना अनुराधा मेरी ये रिक्वेस्ट है तुमसे, एक बार अपनी ना अपना जो भी तुम्हारा ग्रुप है या अपने स्टूडेंट है उसमें एक बार ये मैसेज सर्कुलेट कर देना। और अगर 2-3 लोग मतलब अगर मेजरली सब लोग यस बोलते हैं तो फिर हम लोग 2 आवर्स की वो कर लेंगे यार, ओके मैम ओके। ठीक है ना, क्योंकि अभी टोटल 3 क्लासेस होती है 6 आवर्स को बोलते हैं यहाँ पे इसमें, तो 1.5 मतलब 3 आवर्स के सेशन हो चुके, 3 आवर्स रह चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो भी मैं कराऊंगी कल करा दूं मैं 2 आवर्स की क्लास। हाँ मैम करा दो। तो फिर एक बार ना अनुराधा बस मेरी ये वो है आपसे रिक्वेस्ट कि एक बार ना स्टूडेंट्स देख लेना, किसी का कोई नो तो नहीं आता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग क्लास शेड्यूल करा देते हैं मॉर्निंग में। ठीक, मॉर्निंग में मैम? मतलब शेड्यूल मॉर्निंग में कराऊंगी, लूंगी मैं इवनिंग में ही, अच्छा अच्छा ओके ओके। ठीक है। हाँ मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स इतने आते ही नहीं है, मैं बता रही हूँ ना आपको। मैं ऑलमोस्ट अटेंड करती हूँ सारे क्लासेस जो होते हैं। मैं सर को इन्वॉल्व करती हूँ, सर को इंसिस्ट करती हूँ क्लासेस लगाओ। कि बाकी स्टूडेंट्स सब मोस्टली जॉब करते हैं तो वो लोग थक ही जाते हैं, अटेंड ही नहीं कर पाते हैं क्लासेस। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार फिर भी मैसेज मेरे में नंबर है ना तुम्हारे पास अनुराधा? हाँ हाँ जी मैम नंबर है मेरा। ठीक है तो मुझे एक बार मैसेज डाल देना, ठीक है मॉर्निंग में, या भी इंफॉर्मेशन डाल देना सबको। फिर अगर कुछ कोई मतलब अगर किसी का कोई रेजिस्टेंट आता है कि भाई हमें नहीं 2 आवर्स का नहीं करना या 1 आवर का ही होने दो, तो बता देना। बट मेरे को लगता है अगर जब नहीं आ रही ज्यादा स्टूडेंट्स तो इतना इशू होना नहीं चाहिए, हाँ हाँ मैम ठीक है। ठीक है। मैं ग्रुप में एक बार मेंशन कर दूंगी सबको तो नोटिस आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मैम। फिर वाइंड अप करते हैं अभी क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर, ठीक है। ठीक ठीक है मैम ठीक है ओके। ओके टेक केयर बाय।